वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज। लीगल रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये लेक्चर है जिसके अंदर 4th मॉड्यूल हम आज कर रहे हैं। 4th मॉड्यूल के अंदर जो आज हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ गुड डिजाइन। कोई भी रिसर्च की डिजाइन जब की जाती है तो उसके लिए कुछ चीजों का उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर वो फैक्टर्स उसके अंदर शामिल नहीं किए तो फिर बाद में उसको एक अच्छी रिसर्च डिजाइन तो नहीं कहेंगे। यानी कि आप रिसर्च डिजाइन तो बना लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जैसे बनाइए, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन फिर भी एक अच्छी रिसर्च डिजाइन बनाने के लिए आपको कुछ चीजों का जो है आपको पालन करना चाहिए, और वो कुछ चीजें कौन कौन सी है आज उन्हीं को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो ये कुछ 5 फैक्टर्स मैंने यहां पर मेंशन किए हैं, 1 2 3 4 5। मैं फिर कहूंगा कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, लेकिन ये कम से कम वो 5 एलिमेंट्स हैं जिनको तो आपको एक डिजाइन के अंदर इंक्लूड करना ही चाहिए। बाकी और जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की रिसर्च डिजाइन बनाई है या आप किस तरह की रिसर्च डिजाइन बनानी है। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। जब उसके ऊपर आपका लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे कि अलग अलग रिसर्च डिजाइन बनाने के लिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीजों को जो इसके अलावा होती हैं उनको आपको फोकस करना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की रिसर्च डिजाइन बनाने जा रहे हो। लेकिन फिर भी किसी भी रिसर्च डिजाइन के अंदर कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो सब में होने ही चाहिए। तो आज हम उनको यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इजी से हैं और ऐसा भी नहीं है कि ये आपको कोई फर्स्ट टाइम पता लग रहे हैं। जब आपका सेशन स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त इनमें से कुछ चीजों को मैंने वहां पर रिफर किया था। तो अगर आप स्टार्टिंग क्लासेस लिए हुए हैं तो आपको यहां पर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने वो क्लासेस नहीं ली थी तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लेक्चर आपके लिए है। तो फर्स्ट फैक्टर जो किसी भी अच्छी रिसर्च डिजाइन के अंदर होना चाहिए, लिखा है मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। यहां मीन्स वर्ब नहीं है। MEAN मीन वो वर्ब होता है, उसमें S लगाने पर वो प्रेजेंट टेंस का बन जाता है। यहां पर ये मीन्स नहीं है। यहां मीन्स का मतलब जो साधन आपके पास में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए है उसके बारे में आप यहां पर बताते हो। किसी भी रिसर्च डिजाइन के अंदर आप पहले ये तो तय करोगे कि आप जब रिसर्च करोगे तो आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी। ठीक बात है। तो आपको जब तक यही नहीं पता है कि इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी तो आप फिर रिसर्च स्टार्ट कहां से करोगे। आप कभी यहां जाओगे, कभी वहां जाओगे, लेकिन उसमें आपका अननेसेसरी टाइम ही कंज्यूम होगा। तो इसलिए एक अच्छी रिसर्च डिजाइन जो है वो सबसे पहले किसी भी चीज को मेंशन करने से पहले जो वो वहां पर फोकस करती है वो इस बात पे फोकस करती है कि उसमें रिसर्चर को इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं, और सोर्सेज क्या क्या हैं और कहां कहां से मिलेंगे, किस फॉर्म में मिलेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो सकते हैं, वो टेक्सचुअल फॉर्मेट में हो सकते हैं, वो किसी चार्ट के फॉर्मेट में हो सकते हैं, हो सकता है कि उसके लिए फील्ड वर्क करना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। नेक्स्ट जो है वो है अवेलेबिलिटी एंड स्किल ऑफ रिसर्चर एंड टीम। यहां टीम की जगह आपको कभी स्टाफ लिखा हुआ मिल जाए तो दिक्कत वाली बात नहीं है। टीम हो या स्टाफ हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो एक ही मतलब रखते हैं। ठीक है, आप अगर कोई बुक पढ़ते हैं तो वहां पर हो सकता है कि आपको स्टाफ वर्ड मिल जाए, लेकिन उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिसर्चर और उसकी पूरी की पूरी टीम डिपेंड करता है कि आप टीम में काम कर रहे हो क्या। हो सकता है जैसे चलो हम 2 एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ये है कि आपका खुद का प्रोजेक्ट है, आप खुद बना रहे हो, तो उसके लिए आप पता करते हो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिलेगी। जो आप डिजाइन तैयार कर रहे हो तो वो सब का सब काम आप खुद ही कर रहे हो। यहीं पर जब मूड कोर्ट की बात आती है तो मूड कोर्ट के अंदर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति सब कुछ करता है।
ठीक है, लीगल रिसर्चर नाम से एक व्यक्ति को हम बना देते हैं और वो उस पर रिसर्च करता भी है, लेकिन जो कायदे की बात है वो ये है कि रिसर्च पूरी की पूरी टीम करती है। रिसर्चर का उसमें मेन रोल होता है, लेकिन सिर्फ वो ही सब कुछ सही करेगा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए बाकी लोगों को भी उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसकी रिसर्च में उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, ये कायदे से होता ही होता है। कैसे? जैसे कि कोई भी केस है जो कोर्ट में जाएगा तो उसके लिए एडवोकेट प्रिपरेशन करते हैं, वो उसमें रिसर्च करते हैं, उसके डिजाइन भी तैयार करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसके लिए अगर वहां पर पूरा का पूरा एसोसिएट्स बना हुआ है वकील का, वहां पर 2-4 एडवोकेट्स काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एडवोकेट ने जो रिसर्च कर दी उस केस के ऊपर वो एकदम सही हो गई, वो तो है ही, लेकिन दूसरा एडवोकेट भी उसकी रिसर्च को पढ़ता है कि उसने इस केस पर क्या क्या मेहनत की है, क्या उसमें कोई लूप होल है, क्या उसमें कुछ ऐसा है जो अपने केस को कमजोर बनाएगा। तो वो उसको फिर फर्दर रिसर्च करके और उसको सही बनाता है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं वो आपस में, और वही चीज आपके मूड कोर्ट के अंदर भी होती है। तो रिसर्चर और अगर उसकी टीम भी है तो वो भी उसकी स्किल और अवेलेबिलिटी, स्किल और अवेलेबिलिटी कैसे कि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस वाला रिसर्चर होगा या उसकी टीम के अंदर कोई मेंबर ऐसा है या पूरी पूरी टीम ही ऐसी है जो एक्सपीरियंस्ड टीम है, एक्सपीरियंस मेंबर्स हैं, तो डेफिनेटली वो आपको ज्यादा हेल्प कर पाएंगे उस रिसर्च को तैयार करने में, उसके डिजाइन बनवाने में। ठीक है, तो हमेशा ही उनकी स्किल और अगर वो लोग अवेलेबल हैं तो आपको हमेशा ही हेल्प करते हैं। और सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं, नॉलेज भी, नॉलेज अलग है, एक्सपीरियंस अलग होता है, और जहां पर नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों मिले हुए हैं तो फिर बाद में उसका तो एक अच्छा ऊंचाई लेवल नजर आता है। तो रिसर्चर और टीम की स्किल और अवेलेबिलिटी, आई होप आपको 2 पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम टू बी स्टडीड। प्रॉब्लम मतलब रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम मतलब रिसर्च टॉपिक, रिसर्च टाइटल, ये सब एक दूसरे के अल्टरनेट वर्ड हैं, मीनिंग सबका एक ही होता है। तो एग्जाम में अगर आपके आ जाए रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है तो कंफ्यूज नहीं होना, वो रिसर्च टाइटल की बात कर रहा है, रिसर्च के टॉपिक की बात कर रहा है। ठीक है ना? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम टू बी स्टडीड, प्रॉब्लम तो आपको पता है, उसके ऑब्जेक्टिव की आप यहां पर डिजाइन में बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम आपको पता है कि आपको ऐसा ऐसा कुछ करना है जिसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है, लेकिन उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है, आप क्यों कर रहे हो वैसा। अब इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जैसे आपको हम प्रोजेक्ट देते हैं टॉपिक, तो आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी होती है, क्यों? क्योंकि आपके एलएलबी के सिलेबस में। लेकिन क्या सिर्फ यही रीजन है? नहीं, दूसरा रीजन भी है। आपको वो टॉपिक अलोकेट किया गया है कि आपको उसके ऊपर करनी है बाय योर टीचर्स, बाय योर कॉलेज, कि आपको करना ही करना है, तो दूसरा रीजन भी हो गया। तो दोनों रीजन हो गए, आपके एलएलबी के सिलेबस में भी है और आपको जो है आपके टीचर्स ने वो अलॉट भी किया है, तो दोनों ही रीजन है आपके। और तीसरा रीजन हो सकता है फॉर योर जनरलाइजेशन रिगार्डिंग दैट टॉपिक, कि आपको उसके ऊपर अपनी नॉलेज बढ़ानी है, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका कि आपको वो प्रॉब्लम रिसर्च क्यों करनी है। ठीक है, तो सबके अपने रीजंस होते हैं, लेकिन ये कुछ रीजंस मैंने आपको कॉमन बताए हैं जो लगभग सबके पास ही होते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ प्रॉब्लम टू बी स्टडीड। उसका नेचर क्या है, प्रॉब्लम का नेचर क्या है भाई? क्या वो लीगल प्रॉब्लम है, या वो सोशल प्रॉब्लम है, या वो एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है, या वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? वो प्रोजेक्ट टॉपिक किस तरह का है जिसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है, उसका नेचर क्या है? तो वो हर टॉपिक का अलग ही होता है, तो उसके ऊपर आपको बताना होता है डिजाइन के अंदर कि उसका ऑब्जेक्टिव और नेचर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड मनी। रिसर्चर जो रिसर्च करेगा वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर करेगा, ऐसा तो है नहीं कि उसने अनलिमिटेड टाइम मांग लिया और उसको दे दिया गया। रिसर्चर जैसे कि आप लोग भी रिसर्च करते हैं, प्रोजेक्ट टॉपिक बनाते हैं, तो उसके अंदर आपको टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपको इस तारीख तक प्रोजेक्ट जमा कराना है, तो आप उस टाइम के अंदर ही बनाओगे। ऐसे ही जब पीएचडी की जाती है
चलो पीएचडी से पहले एलएलएम ले लेते हैं। एलएलएम में डिसर्टेशन नाम से एक सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर भी रिसर्च की जाती है। तो उसके अंदर भी टाइम पीरियड दिया जाता है कॉलेज की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपको इतने टाइम पीरियड के अंदर अपना डिसर्टेशन तैयार करना है, यानी कि वो प्रोजेक्ट बना के जमा करवाना है। तो उस टाइम की अवेलेबिलिटी कितनी है वो आप मेंशन करते हो। ऐसे ही पीएचडी में भी होता है, और ऐसे ही जितने भी इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं या फिर जो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं एज लीगल रिसर्चर या सोशल रिसर्चर, जो रिसर्चर पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो या फिर एक वो होती है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जब आप उसके एग्जाम देते हैं, पास होते हैं, तो आपको रिसर्च करने के लिए वर्क दिया जाता है और उसके लिए आपको पेमेंट भी मिलता है। ये आप कब कर सकते हो? तो आप एलएलबी करने के जस्ट बाद में, रिजल्ट के बाद में, रिजल्ट से पहले नहीं, रिजल्ट के बाद आप नेट एंड जेआरएफ के एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एलएलएम पास करनी है उसके बाद में दे सकते हो, तब तो दे सकते हो, लेकिन आप एलएलबी पास करने के बाद, रिजल्ट के बाद में आप नेट या जेआरएफ या दोनों की आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जब आपकी नेट या जेआरएफ हो जाएगी, उसका रिजल्ट आ जाता है और आप पास हो जाते हो उसके अंदर, तो फिर 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी एलएलएम की डिग्री शो करनी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट आना बाकी है, अभी आ ही जाएगा। 2 साल जेआरएफ का रिजल्ट आया, उसके ठीक 2 साल के अंदर आपको एलएलएम की डिग्री शो करनी होती है। तो पीएचडी हो या कोई सी भी हो, जहां पर रिसर्च की बात आ रही है तो आपके पास एक टाइम की लिमिट है, आप उस टाइम के अंदर आपको रिसर्च करनी है, तो आप उसकी डिजाइन बनाते हो कि आपके पास कितना टाइम है, और उस टाइम को आप अलग अलग जोन में जो है तोड़ते हो। और इसके लिए मैंने पहले बात की थी, इसको बोलते हैं हम नेट चार्ट। मैं यहां लिख देता हूं। नेट चार्ट में ये होता है, एक चार्ट बनाया जाता है, ठीक है, उसके अंदर आप अलग अलग टाइम जोन बांट देते हैं। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि 6 महीने हैं रिसर्च करने के लिए, फॉर एग्जांपल, इतना होता नहीं है, आपका सिलेबस भी इतना ही होता है, लेकिन मान लेता हूं कि किसी रिसर्चर के पास 6 महीने हैं किसी रिसर्च करने के लिए, तो वो यहां पर लिखेगा कि उसको क्या क्या करने हैं, ठीक है ना। तो वर्क लिख दिया, तो वर्क नंबर 1, 2, 3, 4 उसने लिख दिया, ठीक है, और यहां पर लिख दिया टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड के अंदर फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ में कब कौन सा क्या करना है, तो वो यहां पर इसको मेंशन करेगा। ये नेट चार्ट है, वो जो डिजाइन का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, आप टाइम को यहां मेंशन करते हो और उसकी पूरी प्लानिंग करते हो कितने टाइम में आपको क्या करना है, पूरी रिसर्च के अंदर हर एक स्टेप कितने टाइम में आपको कवर करनी है। ये ठीक वैसा ही जैसे आप एग्जाम के अंदर प्रिपरेशन करते हैं, तो प्रिपरेशन आपको कितने टाइम पीरियड के अंदर कितने सब्जेक्ट को कवर करना है, आज कितने सेक्शंस कवर करने हैं, आज कौन सा सब्जेक्ट में कितने जो है टॉपिक्स को कवर करना है, वो सब चीजें इसके अंदर आएगी टाइम के अंदर। एंड मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी आपके लिए भी हो सकता है कुछ हद तक। मनी कहीं ना कहीं सोर्सेस से जुड़ी हुई चीज है कि आपको जो रिसर्च करनी है उसके अंदर सोर्स, तो जो मनी है वो भी एक सोर्स का ही एक सब पार्ट हम मान सकते हैं। बाकी ये वैसे अलग से लिखा जाता है कि इंडिपेंडेंट रिसर्चर होते हैं, या फिर जहां पर मान लेते हैं कोई जेआरएफ वाला ही है, तो उसको जब रिसर्च करनी है तो उसको जो फंड दिया जा रहा है, क्या वो फंड सफिशिएंट है, क्या फंड की अवेलेबिलिटी भी है, अगर है तो सफिशिएंट है या नहीं है, वो सब की सब चीजें यहां पर कवर होती हैं। ऐसे ही मैंने कहा कि जो मनी है ये आपके जो सोर्सेज हैं उसका एक सब पार्ट मान सकते हैं। कैसे कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि इंटरनेट से मिलेगी, आपके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, आपके पास मोबाइल जो है वो एक साधारण मोबाइल है, उसके अंदर इंटरनेट नहीं चलता है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो अब ऐसी कंडीशन में आप जाते हो साइबर कैफे। साइबर कैफे जाने पर वहां रुपए लगते हैं, ठीक है ना, और आप 2-4 बार, 10 बार, 15 बार जा सकते हो, लेकिन बार बार जाने से आपके पास जो खर्चा आ रहा है वो इतना ज्यादा आ रहा है कि आप उसको बियर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में मनी की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीजें आप यहां पर मेंशन करते हैं कि आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी है, टाइम की भी और मनी की भी, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं सोर्सेज का भी सब पार्ट माना सकता है, क्योंकि मनी अगर नहीं है तो आपके पास सोर्स नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो मनी इज आल्सो वन काइंड ऑफ सोर्सेज। बाकी इसको अलग से लिखते हैं क्योंकि अधिकतर बुक्स में आपको अलग से लिखा हुआ मिलेगा। तो दिस इज फीचर्स ऑफ गुड डिजाइन। आई होप यू गोट इट वेरी इजीली, इजी है।
नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू रिसर्च डिजाइन। कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू रिसर्च डिजाइन, नाम से साफ है कि यहां पर रिसर्च डिजाइन के कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसको बार बार यूज में लिया जाता है। कुछ वर्ड्स या फिर कुछ सेंटेंसेस, पर्टिकुलर टर्मोलॉजी जो बार बार यूज में आती है, उसको ही हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जितने भी वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 तक है, ये सब के सब कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी रिसर्च के अंदर, और उसका इस्तेमाल करने का पर्पस भी उसके अकॉर्डिंग ही होता है। अब ये है क्या चीज? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स 3 तरह के होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और एक्सट्रानियस। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे वेरिएबल होता क्या है। देखो, वेरिएबल एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब वो चीज नहीं जिस पर रिसर्च करनी है, हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। वेरिएबल मतलब कुछ ऐसी चीज जो कि वेरी करती है, यानी कि जो चेंज होती रहती है या चेंज हो सकती है। ठीक है, जैसे कि ये मार्कर है, इसके ऊपर मुझे कुछ रिसर्च करनी है, तो ये एक वेरिएबल हुआ मेरे लिए। लेकिन इसके साथ में पूरा बॉक्स आता है, बॉक्स में मान लेते हैं कुछ और चीजें भी आती हैं, तो वो सबके सब वेरिएबल हैं अगर मैं उसके ऊपर कुछ करने जा रहा हूं। ठीक है ना। लेकिन ये वेरिएबल 3 तरह के होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और एक्सट्रानियस। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो किसी और चीज पर डिपेंडेंट है। ठीक बात है। जैसे कि यहां पर आप स्टूडेंट्स हैं, मैं टीचर हूं आपका, आप पढ़ाई करने के लिए मेरे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये मत कहना कोई कि सर हम डिपेंड नहीं करते, हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अब आप होशियार हैं, मानता हूं, पूरी कॉलेज ही मानती है, लेकिन समझने के लिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है, जो दूसरे पे डिपेंड करता है। एक पेशेंट ठीक होने के लिए डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो पेशेंट वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन जिस पे डिपेंड कर रहा है वो थोड़ा ना उस पर डिपेंड कर रहा है। डॉक्टर पेशेंट के ऊपर डिपेंड होना करता है, पेशेंट डॉक्टर पर डिपेंड करता है ठीक होने के लिए। ठीक है ना। तो डॉक्टर जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। ठीक है, तो 2 चीज समझ में आ गई आपको। तीसरा है एक्सट्रानियस वेरिएबल। देखो, एक्सट्रानियस वेरिएबल से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिसके बारे में या जिसके ऊपर रिसर्च स्टडी में काम किया जाता है। ठीक है ना। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है रिसर्च स्टडी में काम में आ जाते हैं, लेकिन इनके रिगार्डिंग जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, देखो नाम से साफ है एक्स्ट्रा वेरिएबल्स अगर हैं जिनके बारे में कोई स्टडी नहीं होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनको इफेक्ट करते हैं, तो फिर हम उस वेरिएबल को एक्सट्रानियस वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर, पेशेंट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, लेकिन जब ठीक करना है तो पेशेंट के लिए बीमारी समझ में नहीं आ रही कि वो सिगरेट पीता था उससे बीमार हुआ है, या ज्यादा चाय पीता था उससे बीमार हुआ है, या फिर उसने ज्यादा शराब पी ली थी कि उससे बीमार हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो ये जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं ये सबके सब एक्सट्रानियस वेरिएबल कहलाते हैं, जो कि उसकी स्थिति को सपोर्ट कर रहे हैं या उस पर कहीं ना कहीं असर डाल रहे हैं। ठीक है, तो 3 चीजें क्लियर हैं। यहीं पे जुड़ा हुआ एक है इसमें थर्ड पॉइंट, पहले थर्ड पॉइंट समझ लेते हैं। कॉन्फाउंडेड रिलेशनशिप, इसको हम बोलते हैं कंफ्यूज्ड रिलेशनशिप। समझने के लिए सही वर्ड तो यही है, कंफाउंडेड रिलेशनशिप। अब ये होता क्या है, जैसे मैंने बताया इसका मीनिंग होता है कंफ्यूज्ड रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप है, एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि ये है कैसे, या यही है या कुछ और है। इसका एग्जांपल वापस बदल लेते हैं एक्स्ट्रा वाले से, कि पेशेंट बीमार पड़ा, किससे बीमार पड़ा? अधिक सिगरेट पीने से बीमार पड़ा, या ज्यादा चिलम पीने से बीमार पड़ा, या ज्यादा अल्कोहल उसने कंज्यूम कर लिया। अब अल्कोहल शराब से था या फिर ड्रग से था या कुछ और था। तो ये एक्स्ट्रा चीजें तो हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस डिपेंडेंट वेरिएबल जो है पेशेंट है उसके साथ लिंक कर रही हैं। तो रिलेशनशिप तो है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि किससे असर पड़ा है। तो ये जो रिलेशनशिप बिल्ड हुई है इसको हम बोलते हैं कन्फाउंडेड रिलेशनशिप। कंफ्यूजन है अभी, क्लियर है। बीच का छोड़ दिया था वो है कंट्रोल। अब कंट्रोल किस पे करोगे? जो ज्यादा चंचल है, ठीक बात है,
क्लास के अंदर उस स्टूडेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है जो ज्यादा चंचल है, और उस पर भी जो बिल्कुल भी कुछ एक्टिविटी नहीं शो कर रहा है, ठीक है ना। वैसे आपके टीचर्स का ध्यान सभी स्टूडेंट्स पे रहता है, कोई भी सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जिसके ऊपर टीचर का ध्यान नहीं रहता है। ये अलग बात है कि हम आपको सीधा कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, हमारी नजर में सब रहते हैं। तो कंट्रोल का मतलब है कि मिनिमाइजिंग इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रानियस जो वेरिएबल्स हैं जिसके ऊपर स्टडी तो होनी नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम कंट्रोल करके देखते हैं एक बार, ताकि पता चले कि इसको जो बीमारी आई है वो किससे आई है। अगर पेशेंट बीमार पड़ा है ज्यादा सिगरेट पीने से, तो जैसे ही हम एक्स्ट्रा चीजें बंद करेंगे उसकी, ठीक है ना, तो वो सिर्फ उसी चीज की डिमांड करेगा जिससे उसको लत लगी हुई है, ठीक है ना। हम मान के चल रहे हैं कि शायद अल्कोहल से हुआ होगा, शायद सिगरेट से हुआ होगा, लेकिन जैसे ही उसकी सब चीजें बंद करेंगे तो जिसकी भी उसकी डिमांड उठेगी सबसे ज्यादा, जिसके लिए शरीर मचलता है कि भाई अब ये जरूरत है, क्योंकि नशा जल्दी से नहीं छूटता है, तो फिर वहां पर हमें पता लग जाएगा कि भाई ये इस चीज से है। तो कंट्रोल का मतलब मिनिमाइजिंग इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रानियस, वहां कंट्रोल कर रहे हैं। 3 पॉइंट क्लियर है। देखो मैं फिर कहूंगा कि ये कंसेप्ट्स वाला टॉपिक जो है इसके अंदर अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं, सिर्फ हम उन वर्ड्स का यूज समझ रहे हैं, उसका मीनिंग समझ रहे हैं, ठीक है ना, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट है रिसर्च हाइपोथेसिस। मेरे ख्याल समझने लायक चीज नहीं है, कई बार बता चुका हूं। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च, ये भी मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं कि हाइपोथेसिस आपने बना ली है, उसको आप टेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। अब ये 2 तरह की होती है, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। तो हाइपोथेसिस जब टेस्ट किया जा रहा है, तो अगर वो एक्सपेरिमेंट करके किया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च, और जहां पर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है उसको हम बोलते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट का मतलब कि वहां पर आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मैनिपुलेट करके अगर आप उसके अंदर कुछ कर रहे हैं तो उसको हम एक्सपेरिमेंट ही बोलते हैं, ठीक बात है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस या नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस, क्लियर है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, बड़ा इजी सा है। आपकी क्लास में मान लेता हूं कि 200 स्टूडेंट्स हैं, मैंने 2 कैटेगरी बनाई, 100 और 100, ठीक है। अब इसके अंदर 100 स्टूडेंट्स को मैंने सिर्फ नोट्स दे दिए कि भाई उससे पढ़ लो, और 100 को मैं डायरेक्ट लेक्चर दे रहा हूं बोलकर, सामने खड़ा होकर, ठीक है ना। तो ये 2 अलग अलग वेरिएबल्स हो गए मेरे लिए। अब इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल कहां आएगा कि ये जो 100 जो नोट्स वाले स्टूडेंट्स हैं इनको मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, इनके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा और फोकस करना स्टार्ट कर दिया। इनको मैंने क्या किया कि भाई ठीक है आप लोग मेरे पास प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने भी आ जाया करो, तो कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पढ़ा रहा हूं, नोट्स दे रहा हूं, डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं और प्राइवेट भी पढ़ा रहा हूं। और इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है उसको मैंने सिर्फ डायरेक्ट लेक्चर दिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया, कोई नोट्स नहीं दिए। तो इनके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि ऐसे करने से क्या होता है, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, और दूसरा ग्रुप जो छोड़ दिया वो कंट्रोल ग्रुप कहलाएगा, ठीक बात है। तो ये जो मैंने किया है ये एक्सपेरिमेंट है। तो ये पॉइंट और ये 8th पॉइंट ये दोनों एक साथ क्लियर हो गए हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट का मतलब वो ठीक करने से नहीं है, यहाँ पर इसको ये जो ट्रीट वर्ड है इसको पकड़ो आप। ट्रीट करना यानी किसी से कुछ व्यवहार करना, कुछ अच्छा उसके साथ बिहेव करना, उसको बोलते हैं ट्रीट करना, ठीक है ना। कि आप मेरे साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट है यहाँ। तो ट्रीटमेंट का मतलब कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुछ, तो कुछ किस तरह का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, किस तरह की आप वहां पे हालात चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट। 9th पॉइंट है जो सबसे लास्ट है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट। एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होती है? तो लिखा है कि प्री डिटरमाइंड प्लॉट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स टू विच डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आर अप्लाइड, ठीक है। अलग अलग ट्रीटमेंट्स आप अप्लाई कर रहे हो, और ये प्री डिटरमाइंड प्लॉट्स या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, यानी कि मुझे पहले से पता है या मैंने पहले से फिक्स कर लिया है कि ये 100 स्टूडेंट्स है जिसके ऊपर मुझे कुछ करना है, ठीक है ना। तो वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तो हुआ ही, लेकिन मेरे लिए वो एक्सपेरिमेंटल यूनिट भी कहलाई, ठीक है ना। तो वो वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सिमिलर तरह के मीनिंग रखते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कंसेप्ट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, ठीक है। बेसिकली यही वो वर्ड्स हैं जो काम में आते हैं, वर्ड्स और भी होते हैं लेकिन आपके लिए इतना काफी है। तो इस लेक्चर में हम इतना करते हैं। ओके, टेक केयर, गुड बाय।